मेरा जीवन साधारण ही रहा है। मूलतः मेरे पिताजी का के पूर्वज और मेरे ये माँ के पूर्वज दोनों ही राजस्थान से थे। राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। पहले वो रियासत होती थी, तो बीकानेर रियासत से हम लोग, माँ का भी उनके पूर्वज और पिताजी के पूर्वज उसी बीकानेर रियासत में हमारे छोटे छोटे गांव थे, वहां से थे। मैं तो वहां एक बार गया हूं बस। मेरे दादाजी के शायद ये लोग, हम लोग माइग्रेट किए होंगे वहां से 20वीं शताब्दी के शुरू में। और माइग्रेशन 3 जगह हुआ। 3 भाई थे, तो एक एक भाई असम बसे, एक भाई बिहार में बसे, और कलकत्ते में भी एक ऑफिस टाइप का शुरू हुआ। तो ये हमारे एक तरह का बैकग्राउंड है। मैं अपने को आइडेंटिफाई राजस्थान से थोड़ा ही करता हूँ, कुछ तो करता हूँ, क्योंकि मेरी जनरेशन में मैं आखिरी व्यक्ति हूँ जो मारवाड़ी बोल सकता है। मेरे से जो छोटे भाई बहन हैं वो मारवाड़ी बोल लेते हैं, पर टूटी फूटी, वो उसमें बहुत सहज नहीं है। मैं बहुत सहज हूँ, तो मेरा उस सेंस का रिश्ता तो है। परंतु जमीनी लगाव एक तरह का खास नहीं है, क्योंकि मैं वहां गया ही नहीं हूँ, रहा ही नहीं हूँ। जहां मेरी जो याददाश्त है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी के परिवार में एक उनके सबसे बड़े भाई, जिनको मैं ताऊजी कहता हूँ। हमारे पिताजी 4 भाई थे, और जो उनसे सबसे बड़े थे बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी विलक्षण व्यक्ति थे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। पहले शुरू की स्कूली शिक्षा उन्होंने राजस्थान में की। उसके बाद वो बिहार में भी पढ़े कुछ दिन, फॉरबिसगंज नाम के एक छोटा सा कस्बा है वहां पे। और इंटर करने के बाद वो कलकत्ते आ गए, या इंटर करने के लिए कलकत्ते आ गए, मैं ठीक से नहीं कह सकता। और वहां पे जो उस टाइम का अभी भी सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया, और वहां से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। और वहां पे जाने के एक बात ये हुई कि उनका नाम था बालचंद बायन वाला। पर वो जब प्रेसिडेंसी में गए तो पता नहीं कैसे, पर उनका नाम बदल गया, या उन्होंने बदल दिया। बाल कृष्ण हो गया, बालचंद से बालकृष्ण, और बायन वाला से गुप्ता हो गया, क्योंकि कोई भी बनिया गुप्ता लिख सकता है हमारे समझ में, इसलिए उन्होंने गुप्ता कर दिया होगा। उसका एक फायदा हुआ कि कलकत्ते का जो भद्रलोक समाज है ना, बंगाली, वहां पे अंग्रेजियत बहुत है। भले ही आप धोती पहनते हो, लेकिन कलकत्ता जो है बहुत अंग्रेजी परस्त है, अंग्रेजों के जमाने से। मतलब 19वीं शताब्दी के शुरू से जो इन्फ्लुएंस अंग्रेजों का वहां आया है वो जबरदस्त है, और आज तक है। वो पूरे बंगाल में नहीं है, कलकत्ते में है। और तो ये शायद ये सब वो कारण रहे हों कि उन्होंने बालचंद बायनवाला से बालकृष्ण गुप्ता किया। और इसका एक फायदा ये हुआ कि ये मेरा अपना ये है कि वो जब पास आउट किए तो वो फर्स्ट क्लास सेकंड आए। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में वो 2 नंबर पे आए, फर्स्ट क्लास सेकंड। मैं ये मानता हूं कि अगर वो बालचंद बाएवाला होते तो शायद नहीं आते, उनको वो नंबर नहीं मिल सकते थे। क्योंकि ये एक प्रेजुडिस आज भी वहां कायम है, बंगाली और नॉन बंगाली का। तो बाल कृष्ण गुप्ता, वो एक जो लोगों ने जांचा होंगे उनके पर्चे, उन्होंने मान लिया होगा कि तो बंगाली ही है, और प्रेसिडेंसी में तो बंगाली के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। खैर, फिर मैं उनकी बात थोड़ा ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे बहुत रहा। और वो अपनी बीए की डिग्री मिलने के बाद, बालकृष्ण उस समय वो और डॉक्टर लोहिया वो एक हॉस्टल में रहते थे, क्योंकि हम लोगों की ऑफिस तो थी लेकिन घर नहीं था। तो वो एक हॉस्टल में रहते थे, और हॉस्टल के जो रूममेट थे वो थे डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। हालांकि डॉक्टर साहब प्रेसिडेंसी में नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते थे विद्यासागर कॉलेज में। परंतु हॉस्टल में
एक ही कमरे में ये लोग रहते थे। वहां से इन लोगों की दोस्ती शुरू हुई। ये बात है 1929, 28, 29, 30 के आसपास की बात है। और ये दोस्ती उनकी, ये समझ लीजिए कि आजीवन रही। तो पढ़ाई के बाद यानी बीए के बाद डॉक्टर लोहिया तो चले गए जर्मनी पढ़ने के लिए, और हमारे ताऊजी चले गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए। घर वालों को नहीं बताया, वो बिना बताए वो चले गए, क्योंकि घर वालों को बताते तो शायद विरोध होता, इसलिए ऐसा सोच करके वो चले गए। और वहां जाने के बाद या जहाज से उन्होंने चिट्ठी लिख के खबर करी कि हम चले गए। वहां जाकर के वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, और वहां पे उस समय एक बहुत विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, हैरोल्ड लास्की करके, प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की। वो बहुत पॉपुलर थे स्टूडेंट्स के बीच में, खासकर हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स, अफ्रीकन स्टूडेंट्स के बीच में। सोशलिस्ट कर थोड़ा उनका लीनिंग्स थी। तो मेरे ताऊजी उनके काफी करीबी अच्छे शिष्य थे उनके, और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, और साथ साथ वो वहाँ की पॉलिटिक्स में भी काफी घुस गए। या इतना तक घुसे कि वहाँ पे जब लेनिन ने ट्रॉट्स्की को भगा दिया रशिया से, तो ट्रॉट्स्की आकर के लंदन में उसने अपनी पार्टी बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी, और उसके फाउंडिंग मेंबर जो थे उनमें से एक जो दस्खत है वो हमारे ताऊजी का है। तो ट्रॉट्स्की की जो सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसकी फाउंडर मेंबर्स हमारे बालकृष्ण जी भी उनमें से एक थे, और बहुत एक्टिव थे इंडिया हाउस में। कृष्ण मेनन उस टाइम इंग्लैंड में थे, उनके बहुत नजदीक थे वो। गांधी जी जब 1931 के आसपास इंग्लैंड गए और वो मैनचेस्टर वगैरह गए, तो वो बहुत सारा स्टूडेंट्स का, इंडियन स्टूडेंट्स का हुजूम उनके साथ गया था। उसमें हमारे ताऊजी भी थे। वो चिट्ठियां मैंने देखी हैं जो उन्होंने उसके बाद लिखी, और उसमें वो ये लिखते हैं कि वहाँ की जो औरतें और वहाँ के जो मैनचेस्टर के जो मिल वर्कर्स थे, वो बहुत नाराज थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था देश में, और उसकी वजह से उनकी मिलों पे बहुत बड़ा असर पड़ा था। और वो मिलों पे असर पड़ा इसलिए सीधा असर उसका वहाँ के वर्कर्स पे पड़ा था। तो ये वर्कर्स उसके लिए गांधी को जिम्मेदार मानते थे कि गांधी की वजह से हमारी रोजी रोटी पे चोट पड़ी है। तो ये बहुत गुस्से में थे। पर गांधी जी जब वहां गए, तो मेरे ताऊजी की चिट्ठी मैंने देखी है, अनफॉर्चुनेटली अब वो मेरे पास नहीं है, कहीं खो गई। उसमें वो लिखते हैं कि मैं जब गांधी वहां पहुंचे और ये लोग इतने गुस्से में थे, पर थोड़ी देर के बाद जब गांधी जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि ये काम उन्होंने क्यों किया, तो कुछ ही देर में वहां के पूरा माहौल बदल गया, और लोगों ने उनसे गले मिल, वहां की औरतें जो वर्कर्स थी वो गांधी जी से गले मिलना चाहती थी। मतलब इतना परिवर्तन विद इन कुछ कुछ ही देर, घंटे भर के, घंटे 2 घंटे में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। गांधी जी ने बात की वो, ये उस चिट्ठी में लिखा था। खैर, तो मेरा जन्म 53 का है, और मैं जब से मुझे याद है, हम लोग कलकत्ते में, मेरा स्कूलिंग, मेरी पैदाइश भी कलकत्ते में हुई। हमारे ऐसे कह लो कि 3 घर थे। कलकत्ते में 2 घर, एक मेरे नाना का घर, एक मेरे पिताजी का घर, और एक हमारा घर। पिताजी ज्यादातर बिहार में रहते थे, क्योंकि वो हमारे परिवार का बिजनेस वही संभालते थे। बाकी भाई हमारे बड़े ताऊजी जो विलायत गए थे और वहां से पढ़ लिख के आए थे, वो तो शुरू से ही पॉलिटिक्स में घुस गए, पर सक्रिय पॉलिटिक्स नहीं। वो बहुत ही आलसी किस्म के आदमी थे, लिखते थे, पढ़ते थे, अखबार चलाते थे, लोहिया के अनन्य भक्त थे और मित्र थे, पर उन्होंने कभी खास बिजनेस वगैरह नहीं किया। और मेरे वहां पे जो हमारा बिहार में कारोबार था, हमारी राइस मिल थी, ऑयल मिल थी, इसका पूरा संचालन मेरे पिताजी के हाथ में था। तो वो अधिकतर वहीं रहते थे। तो मेरी छुट्टियां, स्कूल में जो हमारी छुट्टियां होती थी, वो चाहे दुर्गा पूजा की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, फिर जाड़े में 1-2 हफ्ते की छुट्टी, क्रिसमस के आसपास, वो तीनों छुट्टियां मेरी करीब करीब बिहार में बीतती थी, फॉरबिसगंज में। तो मैं आज मतलब कलकत्ते में पला बढ़ा, लेकिन बिहार में भी पला बढ़ा, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
हमारा जो घर था कलकत्ते का और बिहार का भी, वो ऐसा मानिए वो बहुत ही उसमें लोगों का आना जाना मतलब रुकता ही नहीं था। हर समय मेहमान, कुछ मेहमान टिकते भी थे, कुछ मेहमान सिर्फ दिन के कुछ घंटे के लिए आते थे, क्योंकि ताऊ जी की वजह से। और डॉक्टर लोहिया हमारे घर में ही टुकते थे जब आते थे कलकत्ते। कलकत्ते उनका साल में 3 4 5 बार आना होता ही था। बिहार में भी कभी कभार जाते ही थे, तो हमारे ही घर पे टिकते थे। और इसकी वजह, और मेरे ताऊ जी की वजह से एक फक्कड़पन और एक पॉलिटिकल वातावरण, राजनीतिक माहौल हमेशा घर में रहा। राजनीतिक बातें, राजनीतिक बहसें, उस पर चर्चा सुबह से लेके शाम तक, मतलब कोई रिस्पाइट नहीं। और हर तरह का व्यक्ति आता था, माने पार्टी का ऑर्डिनरी वर्कर से लेकर बड़े बड़े लोग, जयप्रकाश जी, डॉक्टर लोहिया, बाद में जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, राजनारायण, रवि राय, किशन पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोग घर में आते थे, बहुत बार टिकते भी थे। क्योंकि उस समय आपको मालूम है कि ऑपोजिशन के पास पैसे नहीं होते थे। कांग्रेस का राज था 50 के दशक में, 60 के दशक में, ये कहूं कि 70 के शुरुआत तक ऑपोजिशन के पास, 70 इमरजेंसी के बाद जाकर चीजें बदलने लगी। तब तक ऑपोजिशन में जो होता था, चाहे वो जनसंघ में हो, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी में हो, चाहे वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हो, इन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। इतने पैसे भी नहीं होते थे कि बड़े बड़े नेता, अगर उनको कलकत्ते से दिल्ली जाना होता था तो कोई उनकी टिकट कटवाता था ट्रेन की। प्लेन का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो ये माहौल बाद में एकदम बदल गया। अब तो मतलब चाहे आप ऑपोजिशन में हो, चाहे आप सरकार में हो, पैसे की राजनीतिक नेताओं के पास, छोटे छोटे लोगों के पास, मतलब ग्राम प्रधान के पास भी खूब पैसे होते हैं। तो ये हम इमेजिन नहीं कर सकते आज की जनरेशन की किस कष्ट में राजनीति में लगे लोग, कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो बाकी पार्टियों के लोग रहे हैं, और कितना कष्ट उन्होंने भोगा है। तो क्योंकि पैसे नहीं होते थे तो सब लोग होटलों में रह नहीं सकते थे, तो हमारे घर, और हमारा घर खुला होता था तो वहां रुकते थे। और उसकी वजह से मेरे बहुत एक्सपोजर हुआ, मतलब इनकी बातें सुनने का। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, बच्चा था, लेकिन इनकी बातें मैं बहुत सुना। क्योंकि जिस कमरे में मैं सोता था, मैं अपने ताऊ जी के साथ सोता था, एक बड़ा कमरा था, उसमें मैं उनके साथ सोता था। और उसी जब कोई मेहमान आता था इस तरह का, राजनीति वाले रिश्तेदार नहीं, तो भी वो वहीं रुकते थे। डॉक्टर लोहिया भी उसी कमरे में रुकते थे। एक बड़ा गद्दा सा था जिसमें 5 6 लोग सो सकते थे। तो डॉक्टर लोहिया भी वहीं सोते थे, ताऊ जी भी वहीं सोते थे, हम भी वहीं सोते थे। उस टाइम ये अटैच्ड बाथरूम, अटैच्ड टॉयलेट का जमाना नहीं था। तो हमको कई बार उनकी बातें सुनने का मौका मिला। पूरी बात मैं समझता था, कभी समझता था, कभी नहीं समझता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत चीजें आप उस जिस सेंस में हम समझ बोलते हैं, सब कुछ वो ही नहीं होता। एक बच्चा भी जो एक इम्प्रेशन कैरी करता है उन सारे वार्तालापों से, उन सारी चर्चाओं से, वो महत्वपूर्ण होता है। और उससे वो बड़ा होने के बाद अगर उन पे ध्यान देता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें काम की वो निकाल लेता है। और मुझे बहुत सारी चीजें उसमें से, मेरे लिए जीवन का वो जो था, वो जो आप समझ लीजिए 1960 से लेके, तब मेरी उम्र 7 साल होगी, 60 से लेकर के 67 68 तक मैंने जो कुछ वहां सुना, देखा, उसका बहुत असर मेरे ऊपर हुआ है। और उससे मेरे लिए वो बहुत रिच एनवायरनमेंट था। राजनीति की बहसें, कलकत्ते की हिपोक्रेसी को मैंने बहुत अच्छी तरह समझा। मैंने जैसा पहले कहा कि कलकत्ता जो था वो अंग्रेजी परस्त एक शहर है। मतलब उससे ज्यादा अंग्रेजी मैं मद्रास का नहीं कह सकता, शायद मद्रास उसका मुकाबला करे। पर मैं आज की अंग्रेजियत, आज की ये जो फैशन, और आज की जो ये बेंगलोर और बंबई की दुनिया है, मैं, या दिल्ली की दुनिया है, मैं उस वो दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 60 के दशक, 50 के दशक, 60 के दशक
इवन शुरू 70 के शुरू के दशक की बात कर रहा हूं, उस समय इस तरह की तामझाम नहीं थी, लेकिन स्नॉबरी तभी भी थी। और कलकत्ते की जो अंग्रेजी परस्त बंगालियों की जो स्नॉबरी थी, उसका कोई मुकाबला आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो मैंने देखा है। उसमें एक तरफ ये जो वामपंथी स्नॉबरी, जो बिल्कुल झोला छाप स्नॉबरी जिसको मैं कहता हूं, एक तरफ वो मैंने देखी। दूसरी तरफ जो जिनको हम ब्राउन साहब कहते हैं, जो कलकत्ते में आपको पता होगा कि सबसे जो अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने क्लब बनाने शुरू किए। मतलब आप बंबई में भी जाएंगे तो आपको जिमखाना क्लब, विलिंगडन क्लब, ये पुराने क्लब है। आप मद्रास में जाएंगे तो मद्रास में मद्रास जिमखाना, मद्रास क्लब, ये पुराने क्लब है। कलकत्ते में बंगाल क्लब, कैलकटा क्लब, ये पुराने क्लब है। रोइंग क्लब, ये पुराने क्लब है। ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। बड़े अफसर जाते थे शाम के वक्त। यहाँ पहले महिलाओं की भी एंट्री नहीं होती थी, और वो अपने एक खास वर्ग के लोग ही जाते थे। बड़े वकील, बड़े बैरिस्टर, बड़े डॉक्टर, बड़े जो अफसर होते हैं वो लोग जाते थे अंग्रेजों के। कोई कोई एक आध हिंदुस्तानी को एंट्री मिल जाए तो मिल जाए, ज्यादातर तो मिलती नहीं थी। तो ये कल्चर आज तक है। जब मैं बड़ा हो रहा था उस समय इसमें बंगाली बैरिस्टर, बंगाली अफसर लोगों का उधर वर्चस्व होता था, और वो अपने को अंग्रेजों से कम नहीं मानते थे। तो वो उसकी वो स्नॉबरी, और दूसरी तरफ ये वामपंथी स्नॉबरी, जो हो सकता है कि जैसे ज्योति बसु धोती कुर्ता पहनते थे, जब कम से कम जब हिंदुस्तान में रहते थे तो अधिकतर वो धोती कुर्ता पहनते थे। वो हर साल ज्योति बसु गर्मियों की छुट्टियां, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, हर साल गर्मियों की छुट्टियां वो लंदन में बिताते थे। स्वराज पॉल कैपिटलिस्ट के घर पर 1-1.5 महीना वो उसके मेहमान होके रहते थे। स्वराज पॉल पंजाबी हिंदुस्तानी आदमी, कलकत्ते के मतलब वो लोग थे, और स्वराज पॉल वहां जाकर के बस गए थे। उनके 4-5 भाई थे, तो कुछ लोग कलकत्ते में रहते थे, कुछ दिल्ली में रहते थे। स्वराज पॉल लंदन में, वो लॉर्ड, बाद में उन्होंने लॉर्ड भी बन गए थे, या खरीदा होगा उन्होंने लॉर्ड की उपाधि, और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनकी एंट्री हुई होगी। तो स्वराज पॉल इसको ज्योति बसु के घर में रहते थे हर साल, और वो गर्मियां वहां बिताते थे। तो ज्योति बसु वामपंथी थे, और मैंने ज्योति बसु को बहुत करीब से भी देखा है। कभी कभी कलकत्ता क्लब में, कभी हमारे एक रिश्तेदार थे उनके यहाँ ये कभी कभी जाते थे। बड़े आदमी थे वो, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत पैसा था तो उनके यहाँ जाते थे। तो मैंने देखा है इनको, ये जब आते थे तो एकदम हाई अलर्ट पे वहां होता था, और ये इनको सबसे बढ़िया और महंगी से महंगी ये शराब पीते थे, विस्की, और उसके बाद खाने के बाद बढ़िया कोनियाक, और शौकीन आदमी थे मतलब, और वामपंथी थे। तो इसमें ये चलता था कलकत्ते में, ये स्नॉबरी एक्सेप्टेड स्नॉबरी थी। और और दूसरी तरफ की जो कैलकटा क्लब वाली स्नॉबरी, जो ज्यादातर मतलब हर एक नॉन बंगाली, नॉन अंग्रेजी परस बंगाली को हीन भावना से देखना, अपने को कहीं ऊंचा मानना। और ये जो वामपंथी स्नॉबरी थी, इसमें एक बात और थी कि ये 50 तरह की बेईमानियां ये वैचारिक रूप से कर लेंगे। पैसे के मामले में मैं कहूंगा कि उस समय के कम्युनिस्ट काफी हद तक ईमानदार थे, लेकिन खाली पैसे की बेईमानी नहीं होती है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से उस समय समझ लिया कि जो गहरी बेईमानियां होती हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि पैसे की हो। वैचारिक बेईमानी, बोलना कुछ और करना कुछ बिल्कुल विपरीत, और सिद्धांत की बात करना और अपनी पार्टी की, अपनी राजनीति की जब बात आए तो बिल्कुल उल्टा। ये कम्युनिस्टों में मैंने सबसे पहले देखा। अब तो ये व्याप्त है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट जो अपने को होलियर देन दाऊ मानते हैं, उनकी ये बेईमानी, और ये फिर सारे वामपंथ में, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी अपने को लेफ्ट, आज के दिन लिबरल हो, इनमें ये व्याप्त है। ये लिबरल तो ऐसा लगता है, ये जो नई लिबरल कॉम है, इसने तो कैपिटलिज्म को एक तरफ और कम्युनिज्म को दूसरी तरफ, ये दोनों को इसने पचा लिया है। ये जो इन दोनों की शादी होके जो संतान निकली है, उसको मैं बोलता हूं आज का लिबरल।
ये लिबरल को 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठ के बढ़िया से बढ़िया शराब पी करके ये सर्वहारा की बात कर सकता है, ये मूल्यों की बात कर सकता है, ये फ्रीडम की बात कर सकता है, राइट्स की बात, इक्वालिटी की बात, फेमिनिज्म की बात, हर बात ये कर सकता है। इस कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं अभी नाम क्यों लूं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पर आपके पार्लियामेंट में भी ऐसे बहुत सारे टीएमसी के लोग आपको इस तरह के दिख जाएंगे, कांग्रेस में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो बहुत ज्यादा रेडिकल बात करते हैं और साथ साथ एकदम 5 स्टार लाइफ लीड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के ये पहले संभव नहीं था, आपको थोड़ा नाटक पहले करना पड़ता था ऐसा करने के लिए उस जमाने में। अब कोई नाटक की जरूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल धड़ल्ले से ये सारी रेडिकल बातें, क्रांतिकारी बातें कर सकते हैं और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल कपिल सिब्बल जैसी या बरखा दत्त या राजदीप सरदेसाई या इवन सीताराम येचुरी, आप देखिए कैसे इनकी लाइफस्टाइल है। तो मैं ये इनके इसलिए ये बता रहा हूं कि ये इसके जो बीज थे, इसकी जो भनक मुझे उस समय 60 के दशक में कलकत्ते में मुझे मतलब समझ में आ गई कि ये क्या मामला क्या है, वो ये लेफ्ट की हिपोक्रेसी क्या है। इसलिए मैं आज लिबरलिज्म को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि इस तरह के लोग हमारे घर में आते थे। मैं डॉक्टर लोहिया बेईमान नहीं थे, डॉक्टर लोहिया बिल्कुल हिपोक्रेट नहीं थे, मैं बिल्कुल मतलब मैं कहीं से, मेरे ताऊजी बिल्कुल हिपोक्रेट नहीं थे, बहुत साफ गोई फक्कड़ फक्कड़ थे तो फक्कड़ थे, दिखावा नहीं था कोई बात का। डॉक्टर लोहिया में भी दिखावा नहीं था, डॉक्टर लोहिया में थोड़ा फ्लैम्बॉयंस जरूर थी। अब फ्लैम्बॉयंस का हिंदी शब्द क्या होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनमें एक फ्लैम्बॉयंस थी जो हीरोज में होती है ना, जो एक नेहरू जी में भी थी, हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस में बहुत गजब की फ्लैम्बॉयंस थी। फ्लैम्बॉयंस हमेशा गड़बड़ नहीं होती है, अच्छी मतलब लीडर्स में फ्लैम्बॉयंस होना मतलब होता ही है। तो लोहिया में फ्लैम्बॉयंस थी, माने ऐसी कुछ बात कर जाना कि सब लोग सुनने वाले एकदम प्रभावित हो जाएं, कुछ ऐसा अपने को हम कुछ अलग हैं, हम कुछ विशेष हैं, ये हर समय आपको दिखाई देगा। ये आज तो लोग कपड़ा पहन के गाड़ी में चढ़ के पैसे को डिस्प्ले करके ये सब करते हैं, लेकिन बिना ये सब के जो कर पाता है वो असली हीरो है। तो मैं उस श्रेणी में डॉक्टर लोहिया को, जॉर्ज फर्नांडिस को, इन लोगों को रखता हूँ। नेहरू को भी उस श्रेणी में नहीं रखता, क्योंकि नेहरू तो मतलब पैसे का भी एक उसमें था, उनकी उनकी बढ़िया से बढ़िया शराब और बढ़िया से बढ़िया सिगरेट और बढ़िया से बढ़िया औरतें उनके आसपास रहेंगी, और वो सब भी था, और भी चीजें थी। लोहिया उस तरह के नहीं थे, पर उनमें फ्लैम्बॉयंस गजब की थी। तो मैंने ये सब बचपन में देखा है, और इसलिए मेरे को उसका एक बहुत गहरी समझ, मैं हिपोक्रेसी को सूंघ लेता हूँ, बहुत दूर से सूंघ लेता हूँ। देखिए, दोगलापन बहुत एक ऐसा शब्द है जिसको हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक होता है कि आप ईमानदार हैं क्या, बहुत सारी चीजें आप मजबूरी में करते हैं, बहुत सारी चीजें आप दबाव में आके करते हैं, परंतु आपके मन में उसकी टीस है, आप उसको समझते हैं, आप उसकी जो व्यथा है वो आप उसको फील करते हैं। और एक दूसरी तरह की हिपोक्रेसी है जो दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती है। ये दोनों हिपोक्रेसी में अगर इनको दोनों को एक ही नाम दिया जाए तो ये दोनों में फर्क है। तो मैं इसको, जो दूसरी वाली हिपोक्रेसी है जो दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह सूंघ लेता हूं। और ये जो चारित्रिक दोष है कि आप कुछ बोल रहे हैं पर वैसा कर नहीं पा रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं ईमानदार है, इसको भी मैं देख पाता हूं। और इसका श्रेय मैं अपने को नहीं देके, उस समय जो मैंने बचपन में जो मेरा वातावरण से मैंने महसूस किया और जो मैंने इम्बाइब किया, उसको मैं देता हूं। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि मेरे नाना जो थे, उनका घर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए, हमारा जो पिताजी का घर था, वहां जरा फक्कड़पन था, राजनीतिक माहौल था, हम लोग बिजनेस फैमिली से होते हुए भी दिन भर हमारे यहाँ
पैसे की मजाक, पैसे वालों की मजाक, और अपने को थोड़ा सुपीरियर भी मानते थे हम लोग कि अरे हम लोग तो पैसे को महत्व नहीं देते हैं, ऐसा कुछ एक होता था। और हम तो डॉक्टर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये सब का एक महीन अहंकार भी हमारे चाचा ताऊओं में था, बड़े वाले में नहीं था, वो तो बिल्कुल साधु आदमी थे, लेकिन बाकी में था। मेरे नाना के घर में, वो भी बिजनेस फैमिली के थे, पर वहां पे वो जैनी थे, श्वेतांबरी जैनी, तेरापंथी जैनी। तो उनके यहाँ जैन साधु लोग आते थे। मुझे याद है 61 में वहां एक बड़ा, पहली बार कलकत्ते, राजस्थान, और क्योंकि ये जो तेरापंथी साधु समाज था ये ज्यादातर राजस्थान में ही घूमता था, इधर से उधर, ये लोग पैदल चलते हैं। 61 में ये लोग पहली बार कलकत्ते आए, इतनी दूर पैदल चल के, और उनके जो सबसे बड़े आचार्य तुलसी थे, उन्होंने अपना चौमासा, 4 महीने जब एक ही जगह रहते हैं, वो चौमासा इन्होंने कलकत्ते में किया, और उसके पीछे की पूरा इंतजाम मेरे नाना जी ने किया। तो वो नाना जी के घर में साधुओं का आना जाना होता था। वहां पे बहुत आदर्श की बात होती थी हमारे नाना के घर में, लेकिन पैसे को बहुत महत्व दिया जाता था। ये एक विरोधाभास। हमारे पिताजी के घर में पैसे को महत्व नहीं दिया जाता था, एक तरह का फक्कड़पन और ये सब सिद्धांत की बातें होती थी। इधर भी एक तरह का आदर्शवाद होता था, पर ये आदर्शवाद दूसरी तरह का आदर्शवाद, पॉलिटिकल आदर्शवाद आप कह सकते हैं। उधर जो था वो नैतिक आदर्शवाद। और इधर भी मुझे हिपोक्रेसी की बू आने लगी, और वहां भी मुझे हिपोक्रेसी की बू आने लगी। तो ये हिपोक्रेसी जो है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आई। लेकिन आज मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि मेरे नाना के परिवार के लोगों को जब मैं देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि वो लोग संतोषी ज्यादा है, वो लोग सहज ज्यादा है, वो लोगों में एक तरह की ठहराव दिखता है मुझे। जबकि हमारे पिताजी के जो ये सोशलिस्ट वातावरण से, इनमें यहाँ भी ऐसे कोई एक आध अपवादों को छोड़ दें तो है, लेकिन हम लोग भटके ज्यादा है, यानी हमको दिख के भी दिखाई नहीं देता। हम हर चीज को एक चश्मे से देखने की चेष्टा करते हैं। जैसे अब हमारे परिवार, पिताजी के परिवार के लोगों के लिए मतलब उन्होंने मन बना लिया कि आरएसएस, बीजेपी, मोदी गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अब ये देखना नहीं है कि क्या कर रहा है, उसको तटस्थ होकर मूल्यांकन नहीं करने के काबिलियत ही नहीं रही, काबिलियत ही नहीं रही। माने जिसको मैं कहता हूं आज जो मॉडर्निटी में ये हुआ है कि हम लोग अखबार पढ़ के कि आज के दिन क्या तापमान रहेगा, अपने कपड़े उसके हिसाब से पहनने वाले लोग हो गए। हमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हमारा शरीर हमको बताएगा कि ठंडा है या गर्म है, और उसके हिसाब से हम अपना कपड़ा पहने। हम अखबार को देख के अपना कपड़ा पहनते। तो हम इतने वो हो गए, असहाय हो गए कि हम हर चीज बाहर की दुनिया से, अखबार से, मीडिया से, किताबों से, टेलीविजन से, इत्यादि इत्यादि, इनसे सुन करके या पढ़ करके हम अपने जीवन के निर्णय लेने लगे। रियल एक्सपीरियंस को हम महसूस करना ही हमने छोड़ दिया है। जैसे आज के डॉक्टर आपको छूता भी नहीं है, आपसे 2 प्रश्न भी नहीं करता है, आपकी रिपोर्ट देख करके वो आपकी डायग्नोसिस करता है और आपका इलाज करता है। ना आपसे बात करता है, ना आपके शरीर को छूता है, ना आपके शरीर से कोई उसको मतलब है। वो आपको एक यंत्र की तरह ट्रीट करता है। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट के अनुसार आपकी डायग्नोसिस और आपका इलाज। पुराने डॉक्टर, और आज भी हैं कहीं कहीं, वो आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं, और उसको देख करके, आपकी यूनिकनेस को समझ करके, आपकी बीमारी की बारीकियों को समझ करके आपका इलाज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही बीमारी आपको और मेरे को हो, आज का डॉक्टर अगर वो आपकी रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट देख के इलाज करेगा, अगर हमारी आपकी दोनों की रिपोर्ट एक है तो वो एक ही तरह का इलाज हम दोनों का करेगा। पुराना डॉक्टर हमसे बात करके हम दोनों का अलग अलग इलाज करेगा।
उसकी कुछ पकड़ है, उसका जो अनुभव है उसको वो श्रेय देता है, उसको वो महत्व देता है। तो ये जो हो गया है हम लोगों के साथ कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस को महसूस करना और महसूस करने के बाद इतना विश्वास रखना कि हम इसके आधार पे अपना निर्णय लेंगे, ये कुव्वत हम में से निकल गई है। और इसी बात को मैं रिलेट कर रहा हूं अपने पिता के परिवार के लोगों के ऊपर जो हुआ है। कलकत्ते का भी उसमें असर है, वामपंथ का भी उसमें असर है कि हम एक चश्मे से चीजों को देखने लगे हैं, हमारे में ऑब्जेक्टिविटी गायब हो गई है। और ये आज मैं जो हिंदुस्तान का प्रभावी मीडिया है, अमेरिका का जो प्रभावी मीडिया है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, इसमें मैं मतलब ये पूरी तरह से व्याप्त है कि वो कुछ भी हो जाए उनके हिसाब से ये राइट है, ये रॉन्ग है। और मैंने इस तरह के लोगों में मैं देखता हूं इनटॉलरेंस की भावना इतनी भयंकर है, इतने ये लोग माने बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसको हम वह कहें बीजेपी टाइप के, या जैसे कोई हिंद तिलक विलक लगा ले और बेचारा हाथ में कोई माला वाला बांध ले, और खास तरह से जो हिंदू दिखने में हिंदू लगे, इनको चिढ़ है इस तरह के लोगों से, ये उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। पर टॉलरेंस की बात सबसे ज्यादा कौन करते हैं? यही लोग करते हैं ना। सबसे ज्यादा बात टॉलरेंस की यही लोग करते हैं। आप ये देखिए विरोधाभास, ये आपको अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कितना रिडिकुलस है कि जो लोग टॉलरेंस की बात करते हैं, जो लोग फ्रीडम की बात करते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो वो ईवीएम पे दोष लगाने लगते हैं। अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है। अगर आज मोदी को जनता चुन के भेजती है, इनको समझ में नहीं आता तो बोलते हैं हिटलर भी तो चुन के आया था। तो तुम चाहते क्या हो? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब जीत के आए तो भी गड़बड़ और हार जाए तो ठीक ही है, बल्ले बल्ले। तो कोई एक तरफ डेमोक्रेसी की आप बात करेंगे, दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिकली चुन के आता है उसको आप पचा ही नहीं पाते, उसको आप सहन ही नहीं कर पाते। तो मैं ये कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, आधुनिक दिमाग का भी इसमें रोल है। और ये रोल जो है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा शोध का विषय है। मैं इसकी जड़ें बहुत पुराने भारत में पाता हूं। मतलब ये कोई आज में नहीं है, ये जो इसकी जड़ें हैं ये बहुत पहले से है। उस पे हम लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग बात करेंगे, लंबी बात होगी उस पे कि ये हाँ, तो उस पे बात करेंगे। तो अभी जो बातचीत हुई, तो एक तो ये है कि आपने अपने घर में एक राजनैतिक माहौल देखा और उसको बहुत निकट से, लोहिया जी और तमाम। और दूसरा, आप जैसा आपने बताया कि आपके नाना जी के यहाँ जो साधु लोग, जैनी साधु लोग भी आते थे, पर वहां भी पैसे का थोड़ा बोलबाला था। तो और तीसरा, आपने कहा कि कलकत्ता का जो अभिजात्य वर्ग था उसको भी आपने बड़े अच्छे ढंग से देखा और उसके खोखलेपन को भी देखा आपने। तो एक सवाल ये बनता है कि इतनी कम उम्र में ये अंतर्दृष्टि कैसे आपके अंदर आई? मतलब एक तो ये होता है ना कि भाई आदमी जिस माहौल में पैदा होता है, पलता बढ़ता है, वो ही वैसा ही हो जाता है, उसी को हाँ, सच मान लेता अधिकतर है और यही उसको अपना लेता है। तो उसमें रहते हुए भी आप उससे कैसे बच गए, ये? मैं इस पे अंदाजा लगा सकता हूँ, मैं नहीं जानता। और मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ कुछ तो हुआ। मुझे लगता है कि देखो, मैं जब 8 साल का हुआ तो मेरी माँ का देहांत हो गया। और हमारे जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे को बहुत धक्का लगा था, ये मुझे मालूम है। माँ का देहांत हुआ, 8 साल का मैं था, बहुत धक्का लगा। पर मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता था, माने मैं अच्छी तरह शायद रोया भी नहीं। और हमारे पिताजी
बिहार में रहते थे, मैं कलकत्ते रहता था, स्कूल कलकत्ते में जाता था, तो साल के 12 महीने में से 10.5 महीने 10 महीने कलकत्ते ही था। और मेरी माँ का जब देहांत हुआ उसके बाद मैं करीब 2 साल बहुत बीमार रहा। इतना बीमार रहा कि शायद मैं चौथी कक्षा में तो मैं 2-3 महीने ही स्कूल गया हूँगा पूरे साल भर में। तो मैं आज सोचता हूँ कि शायद वो बीमारी भी कहीं न कहीं अपनी माँ की डेथ की वजह से शरीर पे जो असर पड़ा होगा, इसकी वजह से हुआ होगा, ऐसा मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। वो घटना ने शायद मुझे अति संवेदनशील बना दिया और सेल्फ रिलायंट भी एक तरह से बनाया। सेल्फ रिलायंट इस सेंस में कि मेरे में एक भाव आ गया कि मुझे अपनी देख-रेख खुद ही करनी है। मेरे को बहुत अच्छा वातावरण मिला, मेरी कोई शिकायत कहीं भी नहीं है। मतलब मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरी चाचियाँ, मेरी ताई, घर में दादी, इन लोगों का मतलब गजब का सपोर्ट सिस्टम, मेरे भाई-बहनों का गजब का सपोर्ट सिस्टम, और जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छाइयाँ मुझे दिखती हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं अकेला तो था, पिताजी वहाँ थे नहीं, पिताजी से मेरा वैसा संबंध कभी बन नहीं पाया, जैसा आम तौर पे एक पिता और पुत्र का होता है, क्योंकि दूरी इतनी ज़्यादा थी। और कहीं मैं शायद उनको अपनी माँ की मृत्यु के लिए दोषी भी मान लिया था मैंने। तो मेरी उनसे कभी नज़दीकियाँ बनी नहीं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसका असर मेरे पे पड़ा, मेरे दिमाग पे, मेरे मेरे कैरेक्टर पे और मेरे सोचने समझने के ढंग पे, और उसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा मैं मैं भांप लेता था लोगों को, बेईमानियां भांप लेता था, जैसे मैंने कहा हिपोक्रेसी भांप लेता था। मैं मतलब पर्दे के पीछे वाली चीजों को देखने की मेरी प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि मैं चौकन्ना था ना कि कहाँ मेरे साथ जो मुझसे बात कर रहा है वो कितना सच्चाई ईमानदारी से बात कर रहा है, कितना बेईमानी से बात कर रहा है। मुझे अपने को देखना है, तो मुझे वो सेंस डेवलप हो गया कि कौन क्या आदमी ईमानदार है और कौन बेईमान है। पढ़ाई और में अच्छा। प्रायः ऐसा मैंने देखा है कि इस तरह का जिनके अंदर काबिलियत होती है, उनके अंदर कटुता भी एक आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, कटुता आती है, गुस्सा आता है, ये सब होता है। लेकिन मैंने ये अब मैं काफी हद तक मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये सब चीजों पे ध्यान दिया है। और वो जो जैन साधु आते थे, जो मैंने बताया, उनका बहुत मुझे इनडायरेक्ट असर हुआ। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक आदत बनी, अपने अंदर झांकने की एक आदत बनी, और इन चीजों को जो तुम कह रहे हो, इनको देख पाने की। देखो, एक है कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है और आप, या कटुता आ रही है और आप उसका कारण बोलते हैं कि ये तो पवन की वजह से हो रहा है, इसने ऐसा किया, ये हो रहा है। ऐसा भी होता है। लेकिन हुँ। आपको एक आदत पड़ गई, शायद उस आध्यात्मिक वातावरण की वजह से, कि अपने अंदर देख रहे हैं कि ये जो है, हर आदमी पवन को देख के ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसे मैं कर रहा हूं। ये ही चीज पवन जो कर रहा है, जिसके कारण मैं गुस्सा हो रहा हूं, तो एक तरीका है कि मैं पवन को दोषी मान रहा हूं 100%। दूसरी नजर से मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं हाँ, पवन ने ये किया, लेकिन इसका असर इस पे तो नहीं हुआ, मेरे पे ही ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुछ अंदर, मेरे अंदर हो रहा है, जिसका जिम्मेदार मैं हूं। और मैं इसको दूसरी तरह से भी देख सकता हूं। इस क्रिया को जो पवन ने किया, या पवन को मैं दूसरी तरह से भी देख सकता हूं। ये कहीं ना कहीं एक सेंस मेरे में डेवलप हो गया। तो जिसको मैं कहूं कि एक अंतर्मुखी हो करके चीजों को देखना, अपने संवेगों को, अपने भावों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ये देखना मेरे में आ गया। और ये भी आ गया कि ये हो रहा है, ये मैं कर रहा हूं वाली फीलिंग से धीरे धीरे मुझे ये पकड़ में आई बात। जैसे मैं पढ़ाई, मैंने थोड़ा पहले कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं कभी भी पूरी क्रेडिट नहीं ले पाता था उसकी। यानी मान लो फर्स्ट आ गया, तो
मुझे अपने अंदर कभी ये विश्वास नहीं होता था कि मेरी वजह से मैं फर्स्ट आया, मेरी वजह से भी फर्स्ट आया हूँगा। लेकिन भाई ये तो कुछ होगा, मेरे को मिला है, मैं समझ पाता हूँ इस सवाल को अच्छी तरह, दूसरा नहीं समझ पाता है, इसमें मैं कैसे क्रेडिट लूं? मेरे को 2 और 2 4 1 सेकंड में समझ में आ गया, दूसरे को 2 सेकंड में समझ में आया, इसके लिए मैं कैसे क्रेडिट लूं? ये सवाल मेरे अंदर शुरू से रहा है कि अगर कोई चीज अच्छी मेरे साथ हुई या कोई चीज बुरी मेरे साथ हुई तो उसकी पूरी क्रेडिट मैं कैसे लूं? ये प्रश्न मेरे लिए खड़ा रहा है ये उस समय से, मैं आपको बताऊं। और शायद अगेन यू नो कि ये जो घटना घटी अपनी माँ की, तो भाई घटी ना, तो इसमें मेरा क्या रोल है, मेरी क्या भूमिका है? कुछ भी नहीं है। ये हुआ तो इसका जो असर हो रहा है वो भी हो रहा है ना। तो एक सर्टेन डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू, विदाउट यू एंड यू, ये एक डिस्टेंस शुरू से पैदा हो गया कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ अटैचमेंट जो हो जाता ना कि ऐसा ही है, उससे थोड़ा डिस्टेंसिंग उस समय से शुरू हो गई कि जो भी कुछ हो रहा है उसका वो हो रहा है अपनी जगह, और ये मैं करके जो चीज है ये उससे थोड़ी अलग है। ये एक भाव उस समय, तो इसलिए मुझे शायद ये सब चीजों को से कोप करने में थोड़ी मदद मिली जो तुम कह रहे हो। और फिर मैंने ये भी देखा कि ये जो तुम कटुता कह रहे हो, ये क्रोध, ये भय, ये जितने भी विकार है ना, किसमें नहीं होते? मैंने तो देखा सभी में है। सभी के कारण अलग अलग होते हैं कि इस वजह से कटुता आई, उस वजह से कटुता आई, तीसरी वजह से कटुता आई। सबके कारण अलग अलग होते हैं। कटुता कांस्टेंट है, कटुता सभी में आ जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। भय सभी में आ जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। क्रोध सभी में आ जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। वजह अलग अलग होती है, ये बात भी समझ में आने लगी। तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा निर्लिप्त भाव आने लगा, और ये मुझे बचाया भी। और ये मुझे तो आज बहुत अच्छी चीज लगती है, ये निर्लिप्तता का भाव में मुझे बहुत दम लगता है। आई मीन ये कोई डिसइंटरेस्ट नहीं है, इट इज डिटैचमेंट नॉट डिसइंटरेस्ट, है ना। डिटैच्ड हैं आप उससे, और ये वास्तविकता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा करके आपको ये फायदा होगा इसलिए ऐसा करिए। दिस इज द रियलिटी कि यू आर, जो आप अपने को मैं समझते हो, इसमें मैं के कई आयाम हैं, कई परतें हैं, और उनको देख पाना इट्स रियलिटी। कि एक तरफ आप अगर उसमें अटैच हो जाते हैं कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है, गुस्सा आया तो आप मानते बस इस पवन ने ये किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये एक बात, पवन ने किया, गुस्सा आया, ठीक है, लेकिन गुस्सा तो मुझे आया ना। कि हर एक, मैं अगर दूसरे मूड में होता कोई और, तो उसी बात से मैं शायद इतना परेशान नहीं होता। अभी इस मूड में मैं ज्यादा परेशान हो रहा। तो वो कोई कांस्टेंट नहीं है, देयर इज नो रियलिटी टू दैट। एक्चुअल रियलिटी इज टू बी एबल टू सी दैट कि ये हो रहा है। और मेरे को जो मैं हूं, मैं बहुत ज्यादा शास्त्रीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े भी नहीं है, पर इन सब के शास्त्रीय शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं। आत्मा आत्मा लोग बोलेंगे, मैं वो सब नहीं, मैं तो रियल सेंस में बात कर रहा हूं कि एक कुछ है अंदर में, जो ये जो भाव हो रहा है, ये भाव को कैसे देखें। ये अलग, एक ही चीज को, एक ही घटना को अलग अलग ढंग से देखा जा सकता है, सीधी सी बात ये है। और ये हमको पकड़ में आई बात कि एक ही घटना को, मृत्यु को, अच्छे को, बुरे को हम डिफाइन कर रहे हैं, और उसको हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। देयर इज नो वन। ये हमारे में यही हमारा अंदरूनी विकास है कि हम उसको उस ढंग से देख पाए जिससे वो हमको ज्यादा इम्पैक्ट ना करे, जिससे हम ज्यादा उससे परेशान ना हो। यही ये एक बड़ा एवोल्यूशन है आदमी के दिमाग का, ये कर पाए तो ये इसके बीज उस समय 8 साल की उम्र में पड़े, मुझे ऐसा लगता है। कुछ पूर्वजन्म के भी संस्कार होंगे, आई डोंट नो,
पर ऐसा है। वो कटुता अभी भी होगी कहीं ना कहीं। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है मैं जब ये लिबरल्स को देखता हूँ इस तरह की हिपोक्रेसी देखता हूँ, आज भी बहुत गुस्सा आता है। मेरे को व्यक्तिगत तौर पे किसी पे उतना गुस्सा नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस तरह की हिपोक्रेसी देखता हूँ, मैं इस तरह की बेईमानियां देखता हूँ, मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है। अब इसको तुम बोलोगे ये आपकी कटुता की वजह से आ रहा है, तो मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। हो सकता है भाई, होता हो ऐसा ही कुछ। हाँ, पर प्रायः ऐसा होता है ना कि अ, आप जिन लोगों के साथ जीते हैं, भाई चलिए लिबरल्स तो कभी कभी आप देखते होंगे कभी, नहीं पर नहीं, मैं जिन तो लोगों हर के समय साथ आप, देखता हूँ। ना ना ना, अच्छा, कभी कभी नहीं, हर समय। आजकल तो हर समय वो हर शाख पे उल्लू बैठा है वाली बात है। अरे हमारे आसपास रोज मैं अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में इसके बीज देखते हैं, रोज देखते हैं। हमें ये जहर, अगर तुम सीख देखोगे, ये गुस्सा क्यों आता है, इस अगर किसी एक में होता क्यों गुस्सा आएगा? ये समाज में, पढ़े लिखे समाज में व्याप्त हो गया है, इतने गहरे और इतने सटल और इतने महीन तरीके से। इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि अपनी नाकाबिलियत पे गुस्सा आता है कि करें क्या, इतना बड़ी समस्या है। मैं पागल हूं क्या, मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा? कभी कभी सेल्फ डाउट होने लगता है। अपने बहुत करीबी अच्छे मित्र जो मेरे साथ काम करते हैं, कभी कभी ये झलक जाता है। मान लो अब बात बदल जाएगी, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं देता हूं, पर होता है ऐसा। हम एक दूसरी तरह का एग्जांपल देते हैं। धर्मपाल जी ने इतना बड़ा काम किया कि भारत का अंग्रेजों से आने से पहले भारत किस तरह का था, ये जातियों का पूरा जो हमारा आज नैरेटिव बना हुआ है, ये अंग्रेजों का गढ़ा हुआ नैरेटिव है। ये सब काम उन्होंने किया, इतनी बड़ी तपस्या की उन्होंने। वो जयप्रकाश जी के बहुत करीब थे, जयप्रकाश नारायण के। वो 2-3 घंटे बैठ के उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च का लब्बो लबाब उनको समझाया। जयप्रकाश जी बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। और फिर धर्मपाल जी बोले कि वो एक मीटिंग में उनको जाना था, ये सब बात हो गई। उसके बाद वो मीटिंग में गए और वहां जाके उन्होंने ये, हम तो हजारों सालों से हम जाति से, मतलब हमारी जाति प्रथा ने हमको वो कर दिया, ये बात वहां बोल दी। जो बात अभी धर्मपाल जी ने 3 घंटे उनसे की, वो बिल्कुल उसके विपरीत में जो बातें बोलते आ रहे हैं, वो बातें ही वहां पे कहते हैं। ये क्या है आप मुझे बताइए। मैं इसमें जयप्रकाश जी को मैं उसको भूल जाइए, तो एक उदाहरण है। ये इतना गहरा, इतना महीन है। हमको ये दिखा, अपनी पूर्वाग्रहों से मुक्त होना, अपनी मान्यताओं से मुक्त होना कोई मामूली काम नहीं है। और खास करके वहां जहां आपको उन मान्यताओं और उन पूर्वाग्रहों की वजह से आपको सफलता मिल रही है, इस आधुनिक दुनिया में आपको नाम मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी नेटवर्किंग हो रही है, आपकी पूछ हो रही है, उससे मुक्त होना दिखाई देने के बाद भी आसान नहीं है। क्योंकि आपको, आप देखो, पैसा का लालच एक है, नाम का लालच उससे भी बड़ा है, आपकी पहचान ये उससे भी बड़ा है।